चलिए सर, हर एक एक चीज को ध्यान से सुनोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। ये जो फाइल है, ये आपने पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट लास्ट तक कंप्लीट लर्न करनी है। सारे पॉइंट समझा रहा हूं। आज 70% के करीब इसके पॉइंट्स कंप्लीट होंगे। उसके बाद बचे हुए जो 30% पॉइंट्स हैं वो कल या उसके अकॉर्डिंगली। मेक श्योर ईच एंड एवरी पॉइंट इज बीइंग लर्न। कोई पॉइंट छोड़ोगे नहीं, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन नजर आएंगे। और ये पेपर में 7 से 8 मार्क का चैप्टर है। चैप्टर बिल्कुल टू द पॉइंट लर्निंग प्रोसेस के थ्रू निकलता है, इसलिए कोई भी चीज को स्किप करना नहीं बनता। क्लियर है बात? इसके अलावा जो चीजें समझा रहा हूं वो आपकी लर्निंग प्रोसेस को आसान करेगा, इसलिए हर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और साथ के साथ रीडिंग करिए। टॉपिक बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस ज्यादा चाहिए। तो अभी से ही जो ये फाइल है उसको रोज चाय में डुबोकर खाना शुरू करना है, ताकि फाइनल्स तक ये अच्छे से याद हो जाए। चाहे ये सर चैप्टर आपकी बोल वॉइस लो। बहुत स्लो है। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है। तो हर एक चीज का ध्यान से फोकस रखते हुए करना, कोई भी चीज स्किप आउट ना हो, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है ना? कोई भी एक पॉइंट छूटा तो शायद हो सकता है मार्क्स के अंदर दिक्कत आ जाए। तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। मैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को अलग अलग रखता हूं। एक एक पॉइंट को जरा समझते हैं। अगर आपने क्लास 11th के अंदर पीरियोडिक टेबल सीखा था, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास ब्लॉक्स थे, जहां पर 4 ब्लॉक्स की बात की गई थी। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सबसे पहले अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात करें, तो एस ब्लॉक के अंदर टोटल 2 ग्रुप्स थे। आपके साथ पी ब्लॉक की बात की जाए तो आपके पास 6 ग्रुप्स थे। इसके बाद एस और पी के बीच में सैंडविच था डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक से ही निकलकर बाहर लिखी गई थी दो 14-14 एलिमेंट्स की सीरीज, जिसको आप बोलते हैं एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम कुछ नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एस ब्लॉक को हम मेटालिक ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक को हम नॉन मेटालिक ब्लॉक बोलते हैं। ऐसे ही डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन ब्लॉक। वहीं पर एफ ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन ब्लॉक। किसी ब्लॉक को ट्रांजिशन ब्लॉक बोलने के 2 रीजन हैं। पहला रीजन, उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। मेजर ऑफ द एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दोबारा से सुन लेना, ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट मेजर ऑफ द एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिमिलरली एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन ब्लॉक बोलने का रीजन है, क्योंकि इसमें मेजर ऑफ द एलिमेंट्स क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या है? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम शेल्स की फिलिंग करते हैं। हमें टेक्निकली समझाया गया था, पहला शेल कंप्लीट होगा फिर दूसरा शुरू होगा, दूसरा कंप्लीट होगा फिर तीसरा शुरू होगा, तीसरा कंप्लीट होगा तो चौथा शुरू। बट डी ब्लॉक के केस के अंदर हमारा आउटर मोस्ट शेल शुरू हो जाता है, लेकिन उसका एक शेल पिछला यानी पेनल्टीमेट शेल अभी भी इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। ऐसे एलिमेंट्स जिनका पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, उन एलिमेंट्स को आप बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दोबारा से अगर मैं बोलूं, एग्जाम्पल लेकर स्कैंडियम का, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और आपका फोर्थ शेल शुरू हो चुका है। यानी आउटर मोस्ट शेल मेरा फोर्थ शेल है और 3 मेरे लिए पेनल्टीमेट शेल है। तो अभी पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है आदर्श भैया, फिर भी आपका आउटर मोस्ट शेल शुरू हो चुका है, इसलिए हमने बोला ये है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सर सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं है? तो हमारे लिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स हैं, और उन 10 ग्रुप्स में जो ग्रुप नंबर 12 है, जो कि जिंक से स्टार्ट होता है, उनके सारे एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हो तो उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, जिसकी वजह से उनका पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, और उस वजह से आप उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। हालांकि दे बिलोंग टू ट्रांजिशन ब्लॉक, बट स्टिल दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
मैं कॉमन एग्जाम्पल में दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाता हूं और साथ में एटलीस्ट फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो मैं स्कैंडियम से लेकर जिंक लिखता हूं, एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर, तो ये शक्ति वक्र, मनफी कोनी फ्यूजन, या स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम क्रोमियम, मैंगनीज आयरन, कोबाल्ट निकल, कॉपर जिंक। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं 21 से 30 तक। अब मैं 21 को लूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, और इसको लूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। तो यहां पर थर्ड शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन यहां पर थर्ड शेल कंप्लीटली, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन, लेकिन दिस इज अ ट्रांजिशन। तो आपका ये पूरा का पूरा ब्लॉक है ट्रांजिशन ब्लॉक, लेकिन उसमें ग्रुप 12 का कोई भी एलिमेंट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो क्रोमियम और कॉपर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करते हैं। जिसको आपने हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, या आपने इसको पढ़ा था एक्सचेंज एनर्जी फिनोमिना की वजह से ज्यादा स्टेबल, और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी फेवरेबल। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का है। मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आराम से कॉपी करना, हर एक चीज आपने लिखनी है, हर एक चीज लर्न करनी है। तो इसलिए सब कुछ सुनो समझो आराम से, जो पॉइंट दिक्कत करता है उसके बारे में बात करो, कोई कुछ ना बोले, सिर्फ सिर्फ सुने, ताकि हर एक पॉइंट आप कैपिटलाइज करो और फिर लैंग्वेज के हिसाब से उसको प्रॉपरली लिखो। बात को समझ लेना, बार बार लिखना जरूरी होगा ये चैप्टर, तभी 8 मार्क मिलेंगे और बूंद बूंद से घड़ा भरेगा जिनको भरना है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। अब पॉइंट इससे आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन्स एस या पी में फिल होते हैं, एस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो या पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो, तो टेक्निकली वो आउटर मोस्ट शेल में फिल होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ले लो सोडियम का और मैग्नीशियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, while moving left to right in s block, electrons are filled in the outermost shell. Same happens with p block, electrons are filled in the outermost shell. बट जब बात आती है डी की, इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में फिल नहीं हो रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं पेनल्टीमेट शेल में। यानी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं थर्ड शेल में, ना कि फोर्थ शेल में, जिसकी वजह से जब पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे या पर्टिकुलरली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, तो डी ऑर्बिटल कुछ ना कुछ वेरिएशंस दिखाएगा। These variations are entirely different from s block and p block. s block को आप मेटल्स बोलते हैं, p block को आप मेजरली नॉन मेटल्स बोलते हैं। ये क्या है? तो ये है मेटल्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेरिएशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल में भी आपको ऑब्जर्व होते हैं। दे आर मेटल्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, बट कहीं ना कहीं इनके साथ दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स कहां फिल हो रहे हैं। आपके लिए किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ किसी स्पीशीज की एलिमेंटल स्टेट, बल्कि उसकी कंपाउंड स्टेट। मतलब कहने का क्या है
ना मैं सिर्फ क्रोमियम की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम हैलाइड की भी बात कर रहा हूं। कहने का मतलब क्रोमियम बोल रहा हूं तो एलिमेंट, और वहीं पर किसी के साथ रिएक्ट कर गया तो कंपाउंड। तो उन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत मेजर क्वेश्चंस के आंसर्स देगी। फॉर एन एग्जांपल, हम यहां पर वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी मेरे लिए आ गया आर्गन 18। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 4s2 3d3, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर ये 3d3 को जरा ध्यान से देखो। इस 3d3 के अंदर जब आप बॉक्सेस बनाते हैं, तो बॉक्सेस बनाने पर आपको ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, आपको वेकेंट ऑर्बिटल्स भी मिलते हैं। कल को मैं किसी आगे वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो मुझे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। सपोज यहीं पर मैं आपके सामने निकल की बात कर लूं, या मैं आपके सामने आयरन की बात कर लूं, तो 4s2 3d6 या 4s2 3d7 या 4s2 3d8, तो अगर मैं यहां पर 3d7 की बात करूंगा, कुछ ऐसा होगा, तो यहां पर मुझे क्या मिलने लग गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे लिए तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन्स, या मुझे तीन तरीके के ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। ऑर्बिटल हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, एंड ऑर्बिटल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन, यानी पेयर ऑफ। बेटा ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक, जिनकी एनर्जी सेम रहती है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बोला था कि हमारा जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने के लिए लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, दे गेन एनर्जी, एंड वंस दे गेन एनर्जी उसके बाद दे स्प्लिट, क्योंकि वहां पर एनर्जी का वेरिएशन आ जाता है। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है, जिनका एन और एल सेम होता है, उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। मैं हर्षित एन प्लस एल सेम नहीं बोल रहा हूं, मैं एन और एल सेम बोल रहा हूं, यानी 3p दोनों सेम, ठीक है ना। ऐसे ही 4d दोनों सेम। तो उस बिहाफ पर आपने ये बात करी। अब क्योंकि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन पे डिपेंडेंट है। अब या तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो, नहीं तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लो। तो यहां पर मैं आपके साथ सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज की बातचीत करूंगा, मतलब करनी तो मुझे सारी है, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं सिलेक्शन कैसे कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन माय ऑर्बिटल्स। पहले कुछ प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होंगी हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो सारी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होंगी वेकेंट ऑर्बिटल के नाम। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो डिपेंडेंट होंगी शायद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही और भी पॉइंट्स के ऊपर। तो यहां से अब हम जरा पेनिट्रेट कर रहे हैं चैप्टर के अंदर। अब जब आप चैप्टर के अंदर की बात करना शुरू कर रहे हो, तो एक छोटा सा पॉइंट हमेशा माइंड में रखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वाइल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आप उनको एक्साइट ना कर पाओ, उनको अनपेयर्ड ना कर पाओ, तो वो भाई साहब कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक एग्जाम्पल है वेनेडियम का। वेनेडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये तीनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन वहीं पर जब आप बात करते हो 3D की, तो हो सकता है आगे मुझे खाली ऑर्बिटल ना मिले,
थर्ड शेल में तो और फर्दर ऑर्बिटल नहीं होते, 3f तो होता नहीं है, तो ये अनपेयर हो नहीं सकते। तो अल्टीमेटली यहां पर भी सिर्फ ये 3 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, ऑक्सीडेशन। पक्का, इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के आर्टिकल पर पहुंचेंगे। पहले एक बार जरा रीडिंग कर रहे हैं बेसिक सी, जो हमने बातचीत करी कि क्यों मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहा हूं, या क्यों उस ट्रांजिशन ब्लॉक में होते हुए भी कुछ एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं। इसके अलावा जो डी है, प्लीज समझिएगा, अगर किसी को थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल याद हो तो पीरियोडिक टेबल को, चलो मैं यहां पर एक सेकंड के लिए देख लूं, तो पीरियोडिक टेबल को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बोलूं, तो ये पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होता है, जहां पर इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, यहां से शुरू होता है 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स। अब यहां देखना, 18 प्लस 14, और ये हुआ 18 प्लस 14 ही लिख लेता हूं, वैसे 9 प्लस 14 प्लस 9 लिख पाया था मैंने 11th। तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यहां से शुरू होते हैं डी ब्लॉक, कौन से पीरियड से, तो बेटा जरूर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s 3d नजर आएगा। इसी तरह से इनकी बात करोगे तो 5s 4d नजर आएगा, इनकी बात करोगे तो 6s 5d नजर आएगा, और इसकी बात करोगे तो 7s 6d नजर आएगा। और इन्हीं दोनों में आपके पास होता है एफ ब्लॉक, जो 14 एलिमेंट्स आप लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के बाहर निकालते हैं, तो टेक्निकली वो हुआ आपके लिए 6s, और 6s के लिए ये आएगा 4f। क्यों आ रहा है अभी बता देता हूं। ऐसे ही 7s, और यहां पर आएगा 5f। जैसे मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट में बोला कि जिनका पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, वैसे ही इनर ट्रांजिशन में पेनल्टीमेट का भी अंदर वाला, यानी सब पेनल्टीमेट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल होता है n, पेनल्टीमेट शेल होता है n-1, सब पेनल्टीमेट शेल होता है n-2। तो उस बिहाफ पर इलेक्ट्रॉन फिल रियांश भैया कहां हो रहे हैं, मेरे 4d में, तो ये n-1 है और ये n। ऐसे ही यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 4f में, तो ये n-2 है और ये क्या है, पक्का। तो आपके लिए 6th पीरियड 4f सीरीज, 7th पीरियड 5f सीरीज, ऐसे ही यहां पर 5th पीरियड 4d सीरीज, 6th पीरियड 5d सीरीज, 7th पीरियड 6d। पक्का बात समझ में आती है। जरा वापस आते हैं, जल्दी से रीड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है। देख लो, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बना रखा है, समझ जाइएगा। पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी बनेंगे कुछ ना कुछ छोटे पॉइंट्स बड़े पॉइंट्स मिलाकर 100 के करीब पॉइंट्स बनेंगे, और ये 100 पॉइंट्स पूरे 8 मार्क हैं। और एक छोटी सी बात है, सबके 12th में हाईएस्ट परसेंटेज बनते हैं, तो चाहते होगे कि आपके और आपके किसी पड़ोसी फ्रेंड के सेम मार्क्स आए, तो दे देना, और ना आए तो मत देना। समझे नहीं। ये पॉइंट्स अल्टीमेटली जो निकाले हैं, ये आपके लिए निकाले हैं ताकि आप चैप्टर को क्रिस्प कर सको। ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी मेहनत है, आपने इतना डिटर्मिनेशन दिखाया कि आप KI आए, तो उसका कुछ पॉजिटिव है, अपने तक रखें। विरांश कह रहा, मैं तो सोच रहा था फोटो कॉपी करा के स्कूल में बांट। तू तो इंस्टाग्राम पे लगा लेगा, है ना। ठीक है, मैं मैनेजमेंट को मैसेज कर देता हूँ, इसमें लोगो लगा दो, कॉपी नहीं होगा। चलो वापस आ जाओ, तुम छोड़ो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्योंकि डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे मे पोजेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी तब बताऊंगा आपको। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, सोडियम के कितने कंपाउंड सुने हैं सर? या तो सोडियम सॉलिड या NaCl। सोडियम सॉलिड कंपाउंड नहीं है एलिमेंट, तो NaCl ही सुना है। मैं पूछूं क्लोरीन के कितने सुने हैं सर? HCl सुना है, Cl2 सुना है, उसके बाद Cl इन्वॉल्व होते हुए मुझे ICl3 में सुनाई दिया, ICl5 में सुनाई दिया, या ClF3 में सुनाई दिया, ClF5 में सुनाई दिया। तो अल्टीमेटली नॉन मेटल्स कैन प्रोड्यूस मोर देन वन कंपाउंड्स as they possess variable oxidation states. They have different oxidation states at different excited state electronic configuration. थोड़ा सा 11th आ रहा है, अब डिपेंड करता है कैसे कैसे किस किसने याद कर रखा है, अगर मेरे से पढ़े हैं, और किसने क्या क्या पढ़ रखा है अगर कहीं और पढ़े हैं। ठीक है ना? तो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में वेरिएबल ऑक्सीडेशन एक्साइटेड स्टेट सिखाई गई थी, जब आपको बोला गया था कि PCl3 और PCl5 दोनों बनते हैं। तो PCl3 एक अलग एक्साइटेड स्टेट में बनता है, PCl5 एक अलग एक्साइटेड स्टेट में बनता है। तो फास्फोरस मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहा है, तो वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा पा रहा है, लेकिन एस ब्लॉक का कोई भी मेटल नहीं दिखाता। सेम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी दिखाते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपके डी ऑर्बिटल्स में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक जा रहा है या दो जा रहे हैं या तीनों जा रहे हैं, तो वो 1 2 3 तीनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाएगा। तो वहां पर वो पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट में समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इवन ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करती है हमारा मॉलिक्यूल एसिडिक है या बेसिक है। मैं आपके सामने सपोज लिखूं PCl3 और PCl5, तो दोनों का एसिडिक कैरेक्टर वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करेगी। तो वो सारे पॉइंट्स आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मैंने तभी बोला ना, मैं आपको साथ एक एक लेयर बाय लेयर करूंगा। तो यहां पर अगर वर्ड सुन रहे होगे ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, तो वो आगे चलकर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही हेल्प करेगी। खैर अभी रीड कर रहे हैं और कहीं पर अटक रहे हैं तो मेरे से बात करें। पढ़ लिया? हम्म। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स सेम है, शुक्रिया। ठीक है, कर दो स्क्रॉल। चलिए, अब देखना बेटा, ये रीड कर रहे हो? यहाँ पर n-1 पेनल्टीमेट शेल के लिए यूज हुआ है, जब n मेरे लिए आउटर मोस्ट शेल होता है। तो मैंने अगर बोला पीरियड 4 है तो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा 4, तो वहां पर 4s012, और वहीं पर आ जाएगा 4-1 यानी 3d1 2 10। ये भी डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई चीज के लिए परेशान नहीं होइएगा। हाँ जी, n-1 आउटर मोस्ट शेल 3 है, तो सेकेंड शेल मेरे लिए पेनल्टीमेट होगा, और फर्स्ट शेल मेरे लिए होगा सब पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट इंग्लिश में बोला जाता है आउटर से एक पिछले को। इफ वी हैव 10 रोज, नाइन्थ इज कॉल्ड द पेनल्टीमेट रो। मातृभाषा, मातृभाषा इंग्लिश। पूछ क्यों? क्योंकि हमें हिंदी आती नहीं। आती है?
बस वो थोड़ी थोड़ी का तो चक्कर है। क्लियर है यहां तक? चलो अब देखो बेटा, मैं यहां पर सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्लीज बाद में बातें कर लेना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये कंट्रीब्यूट करवाता है मैग्नेटिक मूवमेंट में। दूसरा, ये हेल्प करता है कलर्स इंपार्ट करने में। तीसरा, ये बताता है मेटालिक करेक्टर, या हमारी ब्रिटलनेस। फर्दर, ये हमारे लिए हमारी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में बताएगा, और इनडायरेक्टली हमारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बताएगा। कैसे, जरा समझिए। मेरे जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंटल स्टेट पर हो या वो कंपाउंड स्टेट पर हो, अगर उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आते हैं डी ऑर्बिटल्स में, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जब म्यू की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके लिए आप हैं डायामैग्नेटिक, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप हैं पैरामैग्नेटिक। फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा होगा, नहीं तो शॉर्ट में बता दूं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो अनयूजुअलनेस पोजेस करे तो वो पैरामैग्नेटिक, और नहीं करे तो। अब कैसे देखो, मैं सपोज स्कैंडियम की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d, तो म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से? मैं बात करूं वैनेडियम की, 4s2 3d3 रहेगा तो इसमें भी म्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इस म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी और इस म्यू की वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं वैनेडियम इज मोर पैरामैग्नेटिक देन स्कैंडियम। ऐसे ही मुझे दे दिया जाए SCCl3 और साथ में दे दिया जाए VCl3, तो यहां पर स्कैंडियम स्कैंडियम नहीं है, स्कैंडियम, और वैनेडियम वैनेडियम नहीं है, वैनेडियम है वैनेडियम, यानी आप हैं 4s भी 0 और, लेकिन आप हैं 4s0 3d2। भैया इलेक्ट्रॉन यहां से 2 निकले और यहां से, तो अभी भी यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू, लेकिन यहां पर म्यू इक्वल टू। तो जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो कहीं ना कहीं आप हैं और आप हैं, तो क्वेश्चन बन सकते हैं दो तरीके के। कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्कैंडियम एंड वेनेडियम, दोनों ही पैरामैग्नेटिक, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम। दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन यू से स्कैंडियम ट्राइक्लोराइड is diamagnetic while vanadium trichloride is paramagnetic? या comment on the magnetic moment or magnetic behavior of SiCl3 and VCl, SCCl3, ठीक है ना? तो दोनों ही केस में आपको ये बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, और वहीं पर आप बता पाओगे कोई मैग्नेटिक मोमेंट कैरी कर रहा है या कर रहा है, और कर रहा है तो ज्यादा कैरी कर रहा है या। पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा, इंपार्टिंग ऑफ कलर्स। आपने मेरे साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ा था। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर हमने कलर का इंपार्टिंग भी सुना था। अब वो जो सा कलर्स का इंपार्टिंग था वो पर्टिकुलरली रिलेटेड था कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन हम उससे बाहर निकलकर सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक को समझे। तो हमारे जो मेटल्स हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन होल्ड एनर्जी, एंड वंस दे आर केपेबल ऑफ होल्डिंग एनर्जी, मैंने व्हाइट लाइट फेंकी इसके ऊपर, इसने कुछ कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये आपको ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर का दिखता है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स की वजह से होता है। अब मेरे डी ऑर्बिटल में जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो किस केस में आएगा, डी जीरो या डी 10 में। तो दोनों ही केस में मैं कलर्स इंपार्ट, लेकिन आया D1 या D9, तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन और D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी D1 D9 में हमारे कलर्स की रिजेंबलेंस होगी। इसमें गर्ल्स ज्यादा अच्छा फील करेंगी क्योंकि उनको वैरायटी ऑफ ग्रीन कलर मिलेगा, वैरायटी ऑफ ब्लू कलर मिलेगा, बॉयज को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो आपको कलर्स याद करने हैं। कलर्स अल्टीमेटली क्वेश्चन में रेयरेस्ट ऑफ रेयर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वाई, मैं इधर ही आ रहा हूं, वाई SCCl3 is colorless while VCl3 possess green blue color या ऑरेंज कलर या ब्लू कलर या टील कलर। तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है, इन SCCl3 Sc3 plus holds zero unpaired electron in d orbital, hence it possesses 3d zero electronic configuration, while in the case of VCl3 we have 3d2 यानी 2 unpaired electron in d orbital, therefore it impart colors and it does not impart। तो कलर्स के कॉन्सेप्ट में कलर याद कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी याद होंगे तो 5 कलर याद कर सकते हो। 3d0 3d10 सेम, 3d1 3d9 सेम, 3d2 3d8 सेम, लेकिन कुछ डिफरेंस रहता है, बट एटलीस्ट उतने तो याद होने चाहिए। अगर सारे कर सको तो सारे कर लो, और सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, कभी भी किसी चीज के कलर्स या किसी भी चीज को लर्न करना है, उनके फर्स्ट लेटर को एक सीरीज में याद कर लो, बी 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 सी, इस तरीके से। जैसे आप सारे गामा पाधा निसा बोलते हो ना, तो वो आसानी से याद रहता है, तो उसी तरीके से फर्स्ट इनिशियल्स को याद कर लो। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास ये चीजें रहेंगी। मैं अभी इस पे वापस एक सेकंड के लिए आऊंगा। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने देखा, तो मैग्नेटिक मोमेंट में सेम बातचीत लिखी हुई है। आई होप ये ना डिस्कस करें या ना रीड करने के लिए बोलूं तो चलेगा। यानी मेरे लिए कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट तब आता है जब म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है, यानी वो पैरामैग्नेटिक रहता है, और अगर म्यू की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो क्या है। आई होप दिस इज ओके। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, ये कैलकुलेटेड या ऑब्जर्व नियरली सेम चलता है। तो छोटा सा पॉइंट यहां पर मुझे क्या समझाना है जो कि आपको आगे चलकर हेल्प करेगा। क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोला जाए तो भैया हम कैलकुलेटर हैं, निकाल लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट से वापस आने को बोला जाए तो एट टाइम्स हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रूट वैल्यूज को कैसे सॉल्व करें। ध्यान से बात को समझो, क्या वैल्यू है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या वैल्यू है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या वैल्यू है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कुछ कॉमन नजर आ रहा है सर। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 से 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। अब यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है 3d5 तक। अब जैसे ही आप 3d6 लिखते हो तो क्या हो जाते हैं 4, फिर 3, फिर 2। पक्का। अब ये चीज
सबके लिए अप्लाई करती है भाई, सबके लिए मतलब स्कैंडियम 3+ है तो 4s0 3d0, और बाय चांस स्कैंडियम होता तो 4s2 3d, तो स्कैंडियम अगर पूछा जाएगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा, स्कैंडियम 3+ पूछा जाएगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट। पक्का बात समझ में आती है? क्वेश्चन पक्का बनेगा, पेपर में दिखाई देगा। इसके बाद कलर्स का, कलर्स के लिए भी मैंने आपको ये चीज बोली, सेम बातचीत है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है, सिर्फ कलर्स देखने की जरूरत है। यहां पर 3d0 3d0 3d10 क्या कलर है, वहीं पर 3d1 की बात करते हो और 3d9 की बात करते हो तो पर्पल या ब्लू और क्या है, तो नियरली सेम की बात करी थी ना। ऐसे ही 3d2 देखते हो और 3d8 देखते हो तो ग्रीन और ब्लू ग्रीन, ग्रीन है ना। तो इनडायरेक्टली आपको कलर्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इफ इन केस याद नहीं है तो एटलीस्ट यार 5 कलर्स तो याद कर सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो गर्ल्स की तरह पेपर के अंदर ऐसा नहीं करना है, मजाक में बोल रहा हूं, 5 डिफरेंट कलर के शेड्स याद रह जाएगा, ठीक है ना, बट करना नहीं है, बेवकूफी, मजाक की बात अलग है। तो लॉजिकली इनको याद रखना है, और याद करने के लिए सी सी पी बी जी वी 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 बी पी इस तरीके से चल सकते हो। बट क्या करना, आप 3d0 के लिए एक लेकर चलना, फिर 3d1 का एक लेके चलना, 3d2 तो एक ही है, फिर 3d3 का एक, 3d4 का एक, 3d5 का एक, तब आपकी सिंगल सिंगल कलर्स की बात आएगी, ठीक है ना। वेरिएशन रहता है, क्यों आप कोई पूछता है सर इनमें वेरिएशन क्यों है। अच्छा एक और चीज बताता हूं, वैसे ये क्वेश्चन बना नहीं है बट बने, क्या क्वेश्चन बने कि सर V2+ और Cr3+, they possess same number of unpaired electrons in d orbitals, still they possess different colors, why? क्वेश्चन का आंसर आपने खुद बोला, यू आर टेकिंग टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस डिफरेंट होने का क्या क्राइटेरिया, सर उनका एटॉमिक नंबर अलग है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ पुल है वो वेरी कर गया, और उस वजह से कलर्स इंपार्ट करने का कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, बात समझते हो ना। तो वेरिएशन और सिमिलैरिटी अल्टीमेटली क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कलर नहीं पूछा जाता है, दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट यू कि कलर कौन सा बनने वाला है, बट कलर बोलकर पूछा जाएगा ये कलर क्यों दिखा रहा है और ये कलरलेस क्यों है, तो वहां पर कलर दिखाने का रीजन है अनपेड इलेक्ट्रॉन होना, और कलरलेस होने का रीजन है अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। पक्का आपके पूरे पेपर में जो 8 मार्क का पेपर आना उसमें से 2 मार्क के क्वेश्चन का अभी तक सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है, किस प्रॉपर्टीज पर, एक पहले बेसिक स्टार्टिंग वाला, दूसरा हमने किसकी बात करी अभी तक, मैग्नेटिक मोमेंट और कलर्स। पक्का बात समझ में आती है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, क्लियर है इतनी सी बातचीत, आई होप दिस इज ओके। अब जरा लेवल बढ़ाते, लेवल में बात को ध्यान से समझना, डी ब्लॉक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या उनके बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के लिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है, हम जनरली वर्ड मेटल लिखते हैं तो वंश भैया मेटल के लिए लिखा जाता है दे आर ब्रिटल, दे जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यही बोलते हो, बट व्हाई इज दिस हैपनिंग, तो बेटा जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू प्रोसेस मेटालिक बॉन्डिंग। अब सर ये कौन सी बॉन्डिंग है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर की बात कर रहे हो या केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात, तो मैं यहां पर आज बात कर रहा हूं फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम लोग समझें तो हमारे दो एटम्स के बीच में फिजिकल बॉन्ड है, इनको आप अलग कर सकते हो और वो अपनी एंटिटीज या आइडेंटिटीज भूलते नहीं है। आपने आयरन की रॉड ली, मैग्नेट पकड़ी, अट्रैक्ट हो रही है, जोर से नीचे फेंकी, बिखर गई बहुत सारे छोटे 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 पीसेस में, तब भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, क्यों, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं किया। तो आज मैं कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फिजिकल। लेकिन कौन सी फिजिकल फोर्स ऑफ, कैसे डेवलप हुई, तो बेटा यहां पर फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं, पेयरिंग करनी है, लेकिन पेयरिंग तो शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, जो कि कौन दिखाते हैं, पी ब्लॉक वाले या नॉन मेटल वाले। तो ये जो उनसे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, ये भी पेयरिंग दिखाते हैं, बट किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्राइटेरिया में, फिजिकल फोर्स। कैसे हर्षित भैया, ध्यान से समझना, मैं आपके लिए वापस जाता हूं। मैंने यहां पर आपके लिए सपोज एग्जाम्पल दिया था स्कैंडियम का, 4s2 3d1। अब स्कैंडियम बहुत सारे स्कैंडियम से घिरा हुआ है, तो एक और स्कैंडियम भी होगा, तो वो भी 4s2 3d1 होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो दो स्कैंडियम हैं, they tend to possess physical force of attraction by making their orbitals complete, और we can say कि यहां पर क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रही, ये बना रही है मेटालिक बॉन्ड। याद करो, किसी ने हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम के और एजी को कंपेयर करते थे। जहां हम बोलते थे के पोजेस आयोनिक बॉन्ड, वहीं पर हम एजी के लिए बोलते थे बनाता आयोनिक बॉन्ड है लेकिन दिखाता कोवेलेंट करेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी होती है किसकी, मेटालिक बॉन्डिंग। तो यहां पर वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से कहीं ना कहीं एक एटम दूसरे एटम से चिपका हुआ है। अब बात को समझिए, आपका फ्रेंड आया, आपने एक हाथ से दूसरा हाथ मिलाया, पक्का क्लोज फ्रेंड था, दोनों हाथ पकड़े, और क्लोज फ्रेंड था तो पैर भी मिला रहे थे, तो ज्यादा स्ट्रेंथफुल हक कौन सा होगा, एक हाथ वाला, दो हाथ वाला, या गले मिलने वाला, और उसके ऊपर चिपक जाने वाला तो और भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, हम मेटालिक बॉन्ड के काउंट्स की बात करें, हायर द नंबर ऑफ काउंट्स स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्कैंडियम स्कैंडियम में एक एक बॉन्ड है, लेकिन 3d2 होता तो, 3d3 होता तो, 3d4 होता तो, 3d5 होता तो, अब देखना ध्यान से, 3d6 होता तो 4, क्योंकि भाई 3d6 में एक पेयर बन गया और बचे कितने, 4, 3d7 में 3, 3d8 में, 3d9 में, 3d10 में। तो यहां पर सीधा नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेटालिक बॉन्ड बढ़ गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं पीरियड वाइज देखूं, तो पहले ये कॉन्सेप्ट इंक्रीज करता है, फिर ये कॉन्सेप्ट क्यों इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग जाते हैं। तो उस क्राइटेरिया के बिहाफ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, सुनना ध्यान से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगा, और मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ने से 2 एटम पास, 100 एटम पास, 100 एटम जब पास है तो हम कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज। फिर लेकिन एक छोटा सा एरर है, आप अगर स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है मैंगनीज, टेक्निकली 4s2 3d5 वाला। सर ये तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, तो 5 मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, ये 5 मेटालिक बॉन्ड बना सकता है, बट 5 के आसपास भी तो 5 एटम आ सकते हैं, या तो 2 एक साथ बनाए, 5-5 बॉन्ड, चलो 3 इसके साथ, 2 इसके साथ, या चलो 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, एक इसके साथ, लेकिन पांचों के साथ बनाने की बात आ गई तो हम घिर गए बल्क के साथ, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है। हमें अट्रैक्ट करना था, बट सामने वाले 5 लोग ही एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करें। सपोज मैं बोलूं हर्षित ने यहाँ पर गिव अवे रखा हुआ है आईफोन का, एक आता है एक पकड़ाता है, 2 आता है 2 पकड़ाते, 3 आता है 3 पकड़ाते हैं, अभिषेक की नींद खुल गई है ना। तो यहां पर
5 लोग इस तरीके से आने की कोशिश करें कि एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, एक लेयर पहले ही इनकी धक्के मुक्की चल रही है, कोई भी सामने नहीं आ पा रहा, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम। तो यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजंस। 1 to 4 के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ी, 1 to 4 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन 5 वाले के अंदर एकदम से गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि मैंगनीज का पूरा ग्रुप स्टेरिक रीजंस की वजह से अपने आप को दूसरों से अट्रैक्टेड फील नहीं करवाता। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आया 6 वाला, उस पर फिर ज्यादा और फिर धीरे धीरे कम। तो ये याद करने के लिए मैंगनीज, सर ये कैसा एम लिखा है, ये आपको आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नजर आएगा। यहां से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 और ये 4, फिर ये मैंगनीज वाले एकदम से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या कर लेंगे, कम। फिर यहां से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आयरन, और फिर ये क्या आएगा, नीचे। तो हमेशा ये एब्रप्टनेस दिखाई देती है पहली और दूसरी सीरीज में, खास करके किसके केस में, मैंगनीज और उसके फॉलो अप में स्टेरिक रीजन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कम। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है तो कहीं ना कहीं हम आसानी से अलग हो सकते हैं। हम क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर, मैं इनको अलग करने के लिए एनर्जी दूंगा, वो एनर्जी कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा, और मेटालिक बॉन्डिंग कम तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी। तो लेफ्ट टू राइट पहले बढ़ती है और फिर कम। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करते हैं। सिमिलरली ये बात करते हैं हमारी ब्रिटलनेस या टफनेस की। हमारी जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मेटालिक बॉन्डिंग की, उतना ज्यादा हम ब्रिटल या टफ। पक्का? अब यहां पर हम कुछ और साइमल्टेनियस बात भी करते हैं। अभी तक मैं बात कर रहा था एलिमेंट की, यानी मान लो आयरन की रॉड ब्रिटल क्यों है, लेकिन जानबूझकर मैंने आयरन की रॉड के 96 यूनिट्स दिए और कोई और डी ब्लॉक का एलिमेंट थोड़ा सा यानी 4% डाल दिया, यानी 4 यूनिट डाल दिया। तो ये प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं दूसरा डी ब्लॉक का एलिमेंट भी बॉन्डिंग दिखा सकता है। तो 96 पार्ट्स और 4 पार्ट्स आपस में भी फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएंगे। यहां पर दिस इज नॉट प्योर एलिमेंट बट इट इज अ मिक्सचर। अब सर ये मिक्सचर बन गया, मेटल मेटल का मिक्सचर है, और इस मेटल मेटल के मिक्सचर को नाम दिया जाता है एलॉय। दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एलॉयज। क्यों एलॉय बन रहा है? क्योंकि सर ये मेटालिक बॉन्डिंग फेवर कर सकते हैं, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज एक की, कुछ प्रॉपर्टीज दूसरी की इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्टिव स्पीशीज बनाना चाहते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, पक्का? तो एलॉय फॉर्मेशन में मेजर रीजन फिर दोबारा से क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग या मेटालिक स्ट्रेंथ। पक्का बात समझ में आती है? अब इसी से एक कदम और आगे बढ़ते, यहां तक हमने एलॉयज की बात करी, बट जनरली गुरकीरत अगर हम लोग मेटल्स को अरेंज करते हैं तो मेटल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेना देना नहीं है, बट साथ में पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर ये जो खाली जगह है इसको हम लोग बोलते हैं गैप्स या वॉइड्स। ढक्कन बाद में उठा लेना, वॉइड्स। और इन वॉइड्स को या इन खाली जगह को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स, यानी दे आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। अब इसके अंदर जितना गैप है, सपोज हम आपकी बात करें, गौरिक और हर्षित के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को बुलाऊं तो वो छोटा सा साइज में होगा, उसको यहां पर बिठा सकता हूं, हाँ या ना? लेकिन यहीं पर अनीश की बात करूं तो शायद बैठ पाए, गुरकीरत की बात करूं तो बिल्कुल ना बैठ पाए, और वंश अभी भी नहीं बैठ पाएगा, है ना? तो यहां पर छोटे साइज का बच्चा बैठ सकता है, वो छोटे साइज का बच्चा बैठ सकता है, तो इस गैप को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। हो सकता है गौरिक को चॉकलेट दे, गौरिक से पेन ले ले, हर्षित को चॉकलेट दे, हर्षित से पेन ले ले, यानी यहां पर शेयरिंग भी शुरू हो सकती है। तो जब हम मेटल्स देखते हैं, मेटल्स की ब्रिटलनेस
मेटल्स की टफनेस, मेटल की हार्डनेस जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा भी हो सकती है, और ज्यादा होने का रीजन है दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बने कि जो इनके गैप्स थे इनमें छोटे छोटे एटम्स ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, सल्फर के आकर प्लेस हो गए, और उन्होंने फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अनयूजुअल सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब जनरली आपको मैं बोलूं सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट Na के लगेंगे, 1 यूनिट O का लगेगा, ये बनाएगा Na2, यानी आप स्टोशियोमेट्री फिक्स्ड हो। 2 यूनिट लाओगे Na के तभी आपको 1 यूनिट ऑक्सीजन का मिलेगा, तभी Na2O बनेगा, वरना नहीं बनेगा। स्टोशियोमेट्री फिक्स है। लेकिन यहां पर तो गैप्स में फिलिंग हो रही है, किसी गैप में 10 ऑक्सीजन आ गए या किसी साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो यहां पर स्टोशियोमेट्री फिक्स नहीं है। दे प्रोड्यूस नॉन स्टोशियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ हैविंग वॉइड्स। इधर क्या फिल हो सकते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से ये कंपाउंड्स फॉर्मेशन में आए। और ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, खाली गैप को भरते हैं। किसी ने डेंसिटी पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, अगर मैं वॉल्यूम फिक्स कर दूं तो मास बढ़ा दूं डेंसिटी बढ़ जाती है, तो खाली स्पेसेस में मैं अगर मास इंक्रीज कर रहा हूं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना। तो यहां पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पोजेस मोर डेंसिटी, दे आर हाई इन डेंसिटी बट दे आर नॉन स्टोशियोमेट्रिक। पक्का वर्ड में एमसीक्यू बन सकता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स कैन नॉट से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये आंसर पे बात आएगी। चलो अब जरा कुछ चीजें यहां से देखते हैं। हाँ, हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर ली, कलर्स की बात करी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करी, एक तरह से मेटालिक स्ट्रेंथ की भी तो बात करी, ब्रिटलनेस, टफनेस, और साथ में पक्का। इसके बाद मैंने वेकेंट ऑर्बिटल्स की बात करनी है। तो वेकेंट जो उनसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं जनरली ज्यादा फेवरेबल होते हैं बिकॉज ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। जितने ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल होंगे उतने ज्यादा आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मिलेंगे। दूसरा, वेकेंट ऑर्बिटल का काम क्या है। वेकेंट ऑर्बिटल की जब आप बात करते हो यानी खाली ऑर्बिटल्स, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उस वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर किसी सामने वाले का पेयर हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। बट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स किस वजह से बनते हैं, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, आपका ल्यूइस एसिड करेक्टर। पक्का। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बोलें तो हम यहां पर अपनी सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बहुत बार सुनते हो रिडक्शन के रिड्यूसिंग एजेंट्स, सर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनियम, सुना है। कॉपर एट 520, मोलिब्डेट ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक एसिड, ये सारे जनरली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इनको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की क्राइटेरिया से बाहर भी निकाल दूं तो भी ये प्रोसेस को फास्ट या स्लो करने के लिए केपेबल हैं। H2 आपने रिडक्शन करनी है, H2 मिला दिया, लेकिन प्लैटिनम पैलेडिनियम क्या कर रहा है, वो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है एक मैकेनिज्म को होने के लिए, उस मैकेनिज्म को फास्ट करने के लिए, यानी वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर रहा है, और वो क्या है, कैटलिस्ट। तो यहां पर ये काम किसका भी करते हैं, कैटलिस्ट का भी। तो यहां पर अगर हम वेकेंट ऑर्बिटल्स के क्राइटेरिया में बात करें तो दे बिहेव एज कैटलिस्ट, दे पोजेस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बोल रहे हैं तो दे प्रोड्यूस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। वहीं पर अगर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे वापस आ जाएं तो दे हैव द एबिलिटी टू शो रिड्यूसिंग करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। पक्का बात समझ में आती है। अब एक सेकंड के लिए जरा इसको रीड कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें मैं ये कलर्स वाला नहीं रीड करवा रहा हूं, ठीक है। मेटालिक करेक्टर, अब देखो प्लीज, एटॉमिक नंबर में मैंने आपको बोला ना 2 सीरीज, तो ये आपकी
फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है ये। तो इस जगह पर अगर आप देखो तो ये चलते हुए हम एकदम से कहां आ गए, इसमें ऐसा केस। अभी जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दूंगा, उसमें रीजन पता चल जाएगा क्यों इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा। खैर ये रीड कर रहे हो। कौन है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ सॉरी, मैं ये चीज बोल रहा हूं कि मैं अगर जो चीज बता रहा हूं, जो चीज लिखवा रहा हूं, या जो चीज कह रहा हूं, उसको प्रॉपरली रिवाइजन रिकॉल करके रखिएगा। कोई भी चीज स्किप आउट नहीं करिएगा। और इसके अलावा मैं ये चीज बोल रहा था कि केमिस्ट्री में मार्क्स लेना एक स्किल है। बहुत सारे बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं निकाल पाते, और बहुत सारे बच्चे एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इतना जरूर है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी चारों में से बायोलॉजी और केमिस्ट्री हमेशा बेटर स्कोरिंग क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है इन कंपैरिजन टू मैथ्स एंड फिजिक्स।
केमिस्ट्री का पेपर जो एग्जैक्टली क्वेश्चनेयर लैंग्वेज है उससे बियॉन्ड नहीं जाता। देखो न्यूमेरिकल होता है, वैल्यूज चेंज हो जाती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं मल्टी डिस्क्रिप्टरी फॉर्मेशंस हो जाते हैं। यहाँ पर मल्टी डिस्क्रिप्टरी फॉर्म अगर बनेगा भी ना तो ऑर्गेनिक में बनेगा, और वो भी थ्योरेटिकल है। तो हर चीज कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल दायरे में है। तो जब आपने ये सपोज एलॉयस की 5-10 लाइनें पढ़ी, इसके अंदर से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है ना, टाइप तो सेम ही रहने वाला ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे है ना, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। इसलिए स्किलफुल क्यों बोल रहा हूं? बच्चा गलती क्या करता है, दे नो अ लॉट बट दे स्टार्ट राइटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। वंस दे स्टार्ट राइटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, जो प्रिसाइज 5 लाइनों में भी काम हो सकता है उसको 25 लाइनें लिख कर लाता है, और वो जो चाहिए ना वो लिखता नहीं है, तो भी जीरो मिलता है। और जिसने कम प्रिपरेशन करी होती है, अल्टीमेटली लर्निंग के लिए कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई चीज को फॉलो कर रहा होता है, रट्टेबाजी कर रहा होता है, समझ लो सब। तो एट टाइम्स वो चीज ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि भैया वो टू द पॉइंट लिखता है। उससे पूछो ना इसका मतलब क्या, सर वो नहीं आता, मुझे तो बस याद कर रखा है। तो भाई वो उसके एट टाइम्स ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। और जिससे पूछो ना रीजन क्या, वो प्रॉपर रीजन बताएगा, सब चीजें एक्सप्लेन करेगा, लेकिन जब लिखने बैठेगा ना तो अपनी लैंग्वेज मार देगा। तो कभी कभार डीएनएफ जैसे चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेल वाले पार्ट के अंदर, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बेसिक सी टर्मिनोलॉजी, सोल्यूशन चैप्टर के अंदर एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, और फिर ऑर्गेनिक तो है ही है हमारे साथ। तो ये सारे थियोरेटिकल पोर्शंस जितने चलते हैं ना, उसके अंदर कभी कभार प्रिसाइज लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेवर करती है, मार्क्स के लिए बहुत आसान बना देती है आपकी पूरी जर्नी को। अगर आप प्रिसाइज लैंग्वेज में, हाँ यू आर एफिशिएंट इनफ, आप सारी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए चल रहे हो। देखो अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसमें से 2 टर्मिनोलॉजी बताई, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल और वेकेंट ऑर्बिटल्स। यही तो 2 टर्मिनोलॉजी है ना। थोड़ा सा कान इधर का उधर करके ही तो लैंग्वेज बोल रहे हो। सर अगर क्वेश्चन आया ये डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, तो सर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और है, ठीक है ना। अब किसी को बहुत नोन है इतने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाई चांस 4 लिखने के बजाय 5 लिख दिया, 5 लिखने के बजाय 3 लिख दिया, तो चाहते हुए भी क्या हो गया, गलत। तो ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, आपको आंसर्स के करेक्ट मार्क्स मिलेंगे, या जितने हैं उतने मिलेंगे। चलो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। ये कैटलिस्ट है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पिछले से पिछले साल तक मैं ये लिस्ट नहीं देता था या जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अभी जरूरत है। अगर याद कर सको तो अच्छी बात है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर कभी कभार ये चीज पूछी जाती है। और चाहे सीबीएसई वाले परेशान ना करें, या सीबीएसई अपना पेपर बनाते वक्त वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते, तो आपके एनसीईआरटी में है। लेकिन आपके स्कूल वाले तो ग्रेट हैं, उनको तो गूगल देवता का वरदान मिला हुआ है, प्रो मैक्स वर्जन है उनके पास तो गूगल का। तो टाइप करते हैं सीधा क्वेश्चन वहां पे अवतार की फॉर्म में आ जाते हैं। अब वो देखते नहीं है, वो नीट है, जेई मेंस है, वो किसी और चैप्टर का है। क्योंकि कैटलिस्ट नाम सुनकर तो भैया सरफेस केमिस्ट्री भी शुरू हो जाती है, और वो 3 साल पहले कट चुका चैप्टर है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हाँ, हाँ, इवन मेरे साथ बायोमोलिक्यूल्स के आपके टेस्ट में ऐसा हुआ, मैंने गलती से आपको वो वाला दे दिया था, बट वो पुरानी बुक के हिसाब से था क्वेश्चन, नई बुक में वो नहीं है, आपका फोटोसिंथेसिस वाला, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स मैंने दिए हैं, मार्क्स मुझे देने हैं, बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, 11, 13, हाईएस्ट 15 आउट ऑफ 16 बोलूंगा अब, क्योंकि 18 का था तो 2 मार्क्स कम कर दिए। तो भैया जरा पढ़ना शुरू कर दो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, हाँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सर एक तरह से ये चैप्टर आपका अभी 40-45% कंप्लीट हो चुका है।
क्लियर है? कर दो उसको। कौन सा? TiC एलिमेंट्स के नाम है, टाइटेनियम में। अरे सर ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा। हाँ तो सर बेटा बोर्ड के एग्जाम में ही आएगा, और रिजल्ट कौन सा है ना, तेरे मार्क्स में मिलेगा। हाँ हाँ, सम बोराइड्स। बोराइड्स के अंदर जनरली कौन सा आपका है, बोरोन आ गया मेटल के साथ, तो उसके अंदर हार्डनेस ज्यादा है और नियरली अप्रोच कर रही है डायमंड की जितनी। और ये मैं देख लो प्लीज, इधर देखो, आप Na2O बोलते हो, तो स्टोशियोमेट्री हैज अ होल नंबर, ये स्टोशियोमेट्रिक है, लेकिन यहां पर होल नंबर नहीं है, तो दे आर नॉन स्टोशियोमेट्रिक। तो स्टोशियोमेट्रिक है नॉन स्टोशियोमेट्रिक के बेसिस पे बात। क्लियर है? कर दूं स्क्रॉल? चलिए, अब बात को ध्यान से समझना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बनेंगे। आर्टिकल है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट सीखना है, फिर इससे कनेक्टिंग क्वेश्चंस की बात करनी है। मैं यहां पर एक सेकंड के लिए लिख दूं, तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बताएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड हाइड्राइड्स के बारे में बताएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी बताएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट से ये आगे के फर्दर टॉपिक्स बनते हैं, जैसे हमने लिखा अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके टॉपिक्स, उसके बाद हम लोगों ने लिखा वेकेंट ऑर्बिटल, तो उसके टॉपिक्स, ऐसे ही अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जरा ध्यान से समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लिए एस ब्लॉक है तो सिंगल है, पी ब्लॉक है तो उसमें वेरिएशन होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है। यहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पोजेस करते हैं। अब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होना शुरू होते हैं, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज कर जाती। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 होती है। डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप स्कैंडियम से टाइटेनियम आते हो, टाइटेनियम से वेनेडियम आते हो, वेनेडियम जैसा दिखाता है 4s2 3d। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें वेनेडियम में, तो 3d3, तो 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉसिबिलिटी है ये तीनों अकेले कंट्रीब्यूट करें तो एक टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीनों कंट्रीब्यूट करें तो दूसरी टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाए। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक जाए, दो जाए, तीन जाए, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते। मैंगनीज तक आते आते पॉसिबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत मैक्सिमम आती है। इवन मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पोजेस करता है। वहीं पर मैंगनीज के बाद क्योंकि पेयरिंग शुरू हो गई, तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या कर जाएंगी, डिक्रीज। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते जाते नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज करती हैं, और फिर मैंगनीज के बाद नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज। अब डिक्रीज करने के अंदर हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है 4s में यानी s ऑर्बिटल्स में, और एक 3d में यानी d ऑर्बिटल्स में। तो जनरली 4s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए हमेशा दोनों साथ में निकलेंगे। तो +2 is the most common oxidation state among all the d block elements.
बट कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे कि स्कैंडियम +2 नहीं दिखाता, या कॉपर जैसा +1 और +2 दोनों दिखाता है, बट 90% एलिमेंट्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती भी है और स्टेबल भी है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसमें फोर्थ शेल खाली हो गया, और जब फोर्थ शेल खाली हो गया तो साइज कंपैरेटिवली क्या हो गया? छोटा। तो हम क्या हो गए? टेक्निकली ज्यादा स्टेबल हो गए। वहीं पर जब आपने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो भी आप स्टेबल। यानी कहने का मतलब क्या है? मैंगनीज 4s2 3d5 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, और वो 5 इलेक्ट्रॉन भी निकाले तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल। लेकिन उससे पहले टाइटेनियम की बात कर लो, वेनेडियम की बात कर लो, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट खाली होने पर उससे कम रहती है। जैसे आपने बोला 4s2 3d3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो +2, और 3d3 के 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2+3, तो वो +2 भी दिखाएगा और +5 भी दिखाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए, इनके साथ साथ जो डार्क हो रखी हैं वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको क्लियरली बहुत सारे क्वेश्चन में एंट्री करवाएगी। अब स्कैंडियम इकलौती दिखा रहा है प्लस, लेकिन टाइटेनियम +2 +3, और अगर मैं यहां पर लिख दूं आप हैं 4s2 3d, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। एस के दोनों ने एक साथ निकलना है तो +2, फिर डी का एक निकला तो +3, फिर डी का दूसरा निकला तो वेनेडियम +5 स्टेबल +2 और 5 इलेक्ट्रॉन्स की टोटल कहानी। फिर क्रोमियम की बात आई, क्रोमियम में +3 स्टेबल है, क्यों है उसका रीजन दूंगा। मैंगनीज +2 और +7 बहुत ज्यादा स्टेबल, बाकी ये सारी दिखा रहा है। अब इसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लग गए, और अनपेड इलेक्ट्रॉन जब कम होने लग जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी क्या हो गई। इसके अलावा ये कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जो कि स्टेबल रहे। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। इवन जो डार्क हो रखी हैं वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी वाले हैं और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बनेंगे। मैं अभी सिर्फ ब्रीफ हिंट में बता रहा हूं, मैं अभी डिटेल में ये बात समझाऊंगा, बात को सुनिएगा। मैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्टेबल हूं। क्या मैं +3 पे जाना चाहूंगा? क्या मैं +1 पे जाना चाहूंगा? चलो पीछे जाने की बात ही नहीं करते, वो एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों एलिमिनेट कर देते हैं? क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज, हम हमेशा खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, सामने वाले को रिड्यूस। पक्का बात समझ में आती है? कुछ और केसेस में हमारा जब ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन आएगा तब हम लोग क्या दिखाएंगे, हमारे को खुद को रिडक्शन और सामने वाले को ऑक्सीडेशन। तो दोनों क्राइटेरिया के अंदर भी बात करें तो मैं अगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर हूं या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हूं तो मैं ना आगे जाना चाहूंगा ना पीछे। चलो एक वेरिएशन की बात करें। मैं अब इस ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट पर हूं कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाऊंगा, तो मैं इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से लूज करना चाहूंगा या मुश्किल से? मैं स्टेबल पे आने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से, और मैं अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करूंगा तो मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि मैं किस पे आ रहा हूं? स्टेबल। तो आपके पास क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखना ध्यान से। आयरन की बात करें तो मान लो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो आपको बोलेगा FeCl2 या Fe2+ shows low ionization enthalpy. Why? तो आपका आंसर आएगा क्योंकि Fe3+ क्या है? स्टेबल, इसलिए उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, इसलिए लगने वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी। पक्का? दूसरा पॉइंट, मैं सपोज इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा हूं, तो अंश में जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, यानी मेरी जल्दी रिडक्शन होगी, यानी मैं सामने वाले को जल्दी ऑक्सीडाइज करूंगा, यानी आई विल बी एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करके स्टेबल पर आ रहा है, बात स्टेबल वाले की नहीं कर रहे हैं, जो स्टेबल बन रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनेगा, यानी वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज आसानी से कर सकेगा, यानी ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ये नहीं करेगा, ये करेगा। तो यहां पर ये पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल्स, आपके मेटल या उनके सॉल्ट सोल्यूशन
कहीं ना कहीं चार्ज को होल्ड करने के लिए या चार्ज को रिलीज करने की कैपेबिलिटी दिखाते हैं। तो वहां पर जो आसानी से कह सकते हो अपने ऊपर से चार्ज रिलीज कर दे तो उसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल, और नहीं करे तो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो सारे के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट। इसके अलावा आपने बोला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो भैया मेरे साथ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। आपने बोला +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो मेरे साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? आपने बोला +6 है तो 3। ऐसे हेलाइड्स की बात करें, 2 है तो कितने फ्लोराइड्स जुड़ेंगे? 4 है तो कितने? 6 है तो कितने? तो हम अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल बोल रहे हैं तो उसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे तो ऑक्साइड्स बनेंगे या हेलाइड्स बनेंगे या, तो वो कॉन्सेप्ट सारा का सारा सिर्फ इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे ही जुड़ा हुआ है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंपॉर्टेंटली माइंड में होने चाहिए। एक सेकंड लगाकर इसको रीड, क्योंकि जिस बच्चे ने इस पे कमांड बना दी, कह सकते हो 10 से 20% का चैप्टर सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है। इसके बाद ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है इसमें। जल्दी से देख लो और नीचे वाला रीड कर रहे हो। प्लीज देख लिया? पक्का? अब देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट, स्कैंडियम 4s2 3d1 है, फिर भी स्कैंडियम 3+ दिखाता है, स्कैंडियम 2+ नहीं दिखाता। देखो 4s2 3d1 है, आप इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हो, जिसकी वजह से 3d में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। 3d में कहीं पर भी आपको एक इलेक्ट्रॉन नजर आएगा तो ये बहुत ही लो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, जिसकी वजह से स्कैंडियम 2+ आपको नहीं मिलता, रादर देन क्या मिलता है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, व्हाई स्कैंडियम 2+ इज नॉट नोन व्हाइल स्कैंडियम 3+ इज नोन। तो आपका आंसर आएगा, अब इसको देखो टेक्निकल वर्ड्स में, किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पक्का ना? तो यहां पर हम बोलेंगे, ध्यान से समझो, पहला इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा लूज करा होगा तो, अब 3D वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगनी है? थर्ड। तो अभिषेक, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ स्कैंडियम इज वेरी, due to which scandium 2+ do not exist while scandium 3+. Moreover, at scandium 3+, ion is highly stable. पक्का? अब यहां से वेनेडियम और सॉरी टाइटेनियम की बात करें तो Ti4s2 3d2, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो +2, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला तो
और वो बहुत जल्दी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये बहुत ही कम स्टेबल है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्टेबल। पक्का। ऐसे ही वेनेडियम की बात करें, कोई इसमें खास बात नहीं है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, तो ये कंपैरेटिवली बहुत कम स्टेबल होगी और ये दोनों बहुत, भाई ये फोर्थ शेल खत्म कर रहा है और ये सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट तो बहुत ज्यादा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, मैंगनीज के बाद लास्ट वाली कोई भी चमकते हुए नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहां पर पेड इलेक्ट्रॉन भी पड़े हुए हैं। यहां तक सारे क्या हैं? अनपेड। अब यहां पर मेरे से आदर्श पूछता है, सर तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, क्या ये सारे आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं? तो बेटा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट रियांश दो तरीके से आती है। एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरी तरह से दिया तो मेरे पे प्लस और आप पे माइनस। पक्का। एक होता है पार्शियल ट्रांसफर, जो कोवेलेंट बॉन्ड में दिखाई देता था। याद करो, एच और एफ में था कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन, जिसकी वजह से उस पे स्लाइट नेगेटिव और मेरे पे स्लाइट, जिसकी वजह से हमारे बीच में बनता था डाइपोल। याद है? तो यहां पर वो पार्शियल करेक्टर की वजह से भी तो मेरे पे प्लस आता है, वो भी तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूट करता है। तो इररिस्पेक्टिव वी आर शोइंग सो मच ऑफ आयोनिक या ऑक्सीडेशन स्टेट्स, स्टिल हमारी +2 या +3 की ही आयोनिक स्टेट होगी। बाकी सारों में हमारी कोवलेंट स्टेट्स आने लग जाएंगी। तभी हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे पोजेस आयोनिक बॉन्ड बट दे हैव हाई कोवलेंट करेक्टर। पक्का। तो क्वेश्चन बनता है कॉमनली, आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स which are common oxidation states where the compounds are purely ionic? तो आपका आंसर आता है +2 और। पक्का बात समझ में आ रही है? लर्न हो रहा है ना? तो यहां पर ये पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे। खैर अब इसके बाद वापस आते हैं क्रोमियम पर। अब क्रोमियम देखो, पहली चीज 4s1 3d। सर आपने +3 को क्या गलती से मार्क करा है? नहीं, 4s1 3d5। पहली बात आई, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, लेकिन हम तो 4s1 3d5 है। बात को समझना गुरकीरत भैया, मानता हूं सर हैवी हो रहा है, बस अब नींद आ रही है, लेकिन सुन लो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। 4s1 3d5 या 4s1 3d10, irrespective there is only one electron in 4s, but the another electron which is found in 3d is a transporting electron, जो एक्सचेंज एनर्जी दिखाता है 4s2 3d4 को 4s1 3d5 बनाता है। वो ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन भाई तुम्हारे 4s के इलेक्ट्रॉन के साथ ही जाता है, स्टेबल कर रहा है 4s1 3d5। लेकिन जब भी आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या तो आप 4s1 3d5 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, निकालोगे तो 4s1 का भी निकलेगा और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से 3d का भी निकलेगा। इस वजह से आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ना मिलकर सीधा क्या मिल रहा है? +2। पहला पॉइंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, हम बन गए 4s0 3d4। अब एक और इलेक्ट्रॉन लूज करने पर जब आप 4s0 3d3 बन रहे हो तो आप स्टेबल क्यों हो? या तो होते 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, हाफ फिल्ड था। चलो मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हम स्टेबल नहीं हो सकते क्योंकि पहले हाफ फिल्ड थे, अब आपने मेरी हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी को तोड़ दिया, तो +2 कैन नॉट बी मोर स्टेबल। पक्का। लेकिन ये +3 कैसे स्टेबल है? तो बेटा यहां पर ये डी ऑर्बिटल, प्रथम भैया ध्यान से सुनना, ये डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स स्प्लिट करते हैं पड़ोस वाले T2G में और G में। तो ये जो 3d3 है, ये एक्चुअल में 3d3 ऐसा कुछ हो जाता है और यहां पर आपको मिलता है हाफ फिल्ड T2G, जिसकी वजह से ये ज्यादा।
तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, why chromium plus 3 is highly stable? Because at chromium plus 3, 3d3 splits or shows dd transition. Therefore, T2G3 is more stable. Hence, it shows या it possess half filled stability of T2G orbit. पक्का. दूसरा क्वेश्चन, हम कहां से D3 बन रहे हैं? D4 से. इलेक्ट्रॉन, तो Cr2 प्लस या CrCl2. सर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे? गौरिक रिड्यूसिंग एजेंट यानी खुद की क्या होगी? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या करेगा? लूज इलेक्ट्रॉन. आप क्या बोलेंगे सर? Cr2 प्लस act as a strong reducing agent as it easily loses one to attain D3, that is T2G half filled state. तभी ये हमसे या हमारे बाकी ऑप्शन से ज्यादा स्टेबल. पक्का बात समझ में आई? तो भैया कुछ टिपिकल से रीजंस भी हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, जो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं याद करनी बल्कि इनके रीजंस भी याद करनी. हैवी है, छोटा छोटा चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट रहेगा. पक्का. मैंगनीज 2 4s खाली, 3d5 को निकालकर +7 पे भी खाली, कोई दिक्कत नहीं. अब आयरन +2 4s2 की वजह से अब ये हो जाता है 3d6. कुछ ऐसा. उसके बाद आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, देखो ध्यान से, तो 3d5 आ गए, तो +3 भी स्टेबल है. उसके बाद +4. अब पॉइंट आता है सर आप +5 क्यों नहीं दिखाते? तो +5 दिखाने पे फिर दोबारा से मेरा एक इलेक्ट्रॉन बचेगा. एक इलेक्ट्रॉन बचने पे मेरी अवेलेबिलिटी नहीं. कैसे? एक ये देखो प्लीज, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हो. 3 4 5 कितने अनपेड बचे? वो भी स्टेबल, आसानी से लूज जाए. पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं. इसके बाद बाकी बेसिक है. कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखना, क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है वाटर में. ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. कॉपर प्लस आसानी से कॉपर 2+ और कॉपर पे आ सकता है, इसलिए +1 तो एग्जिस्ट करती है बट +2 कहीं ज्यादा स्टेबल होती है. तो ये पॉइंट पर आएगी बात. अदरवाइज फिर आगे जाकर जिंक सिर्फ +2 दिखा रहा है, क्योंकि 4s2 3d10 है, डी के कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होना चाहते, सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन. पक्का. तो ये ऑक्सीडेशन का फंडामेंटल है, ये प्रॉपर्ली रिवाइज्ड रिकॉल होना चाहिए. इसके बाद इससे एसोसिएटेड टॉपिक्स रहेंगे, और साथ में एफ ब्लॉक छोटा सा 10 से 15 मिनट का है, सुन लो प्लीज. नहीं भेज रहा अभी. और साथ में 2 कंपाउंड्स हैं, KMnO4 और K2Cr2O7. कल क्लास रखूंगा, मोस्ट प्रोबेबली बता दूंगा ग्रुप पर. अदरवाइज जितना मैंने करवाया है वो मुझे प्रॉपर्ली रिवाइज्ड और रिटर्न चाहिए. बात को समझ लेना मेरी चीज को इंपॉर्टेंटली. अभी तक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स में ऐसा नहीं करा है, तो टेक्निकली यू आर गोइंग टू परचेज अ न्यू रजिस्टर, पतला मोटा अपने हिसाब से अपनी हैंडराइटिंग के अनुसार, लेकिन ऊपर हेडिंग आएगी डी ब्लॉक, और बकायदा जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं यू आर गोइंग टू राइट देम, एक एक पॉइंट. और जिसने जो लिखा हुआ होगा उसके रजिस्टर से जो मैं पूछूंगा और आपने आंसर नहीं दिया तो हैप्पी बर्थडे. ठीक है. तो प्लीज ध्यान देते हुए इंपॉर्टेंटली उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए कंप्लीट करोगे. जितने मैंने पॉइंट्स करवाए हैं उतने कंप्लीट करोगे. ध्यान से सुन लो, 60% चैप्टर कंप्लीट है. इसके बाद सिर्फ आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखना है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है. 2 पॉइंट्स इसके ऊपर हुए. ऑक्साइड हैलाइड्स बहुत सिंपल सा, जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट समझ ली तो वो भी पॉइंट समझ में आ जाता है इनडायरेक्टली. तो 3 छोटे पॉइंट्स. इसके बाद एफ ब्लॉक, ये 40-45 मिनट्स का है. इसके बाद मुझे KMnO4 और K2Cr2O7 की बातचीत करनी है, अदरवाइज उसको पूरा लर्न आपने करना है. वो 2 कंपाउंड्स हैं, उसकी प्रिपरेशन माइंड में होनी चाहिए और उसकी रिएक्शंस. तो किसी का अगर सपोज मंडे एग्जाम, जैसे महक और गोविंद का है मेरे हिसाब से
इतना प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद अगर इफ इन केस मैं कल क्लास नहीं रख रहा हूं तो मेरे से हाफ एन आवर के लिए आप दोनों कनेक्ट करोगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो आप कंप्लीट करके जाओगे। क्लियर है? यस रोहन सर। भैया गुड मॉर्निंग। अच्छा जागा हुआ है, चलिए तो यहां तक रखते हैं। फाइल मैं अभी शेयर कर रहा हूं, फाइल मैं पूरी की पूरी शेयर कर रहा हूं, बट प्लीज मेक श्योर जो पॉइंट्स बताए हैं उनको आप लोगों ने लिखना है।